अगर आप भी आगरा के रहने वाले हो और आपका मन है कि आगरा में ही कोई अच्छा हॉस्पिटल में दिखूं ताकि मुझे यूपी की रजिस्ट्रेशन चेंज ना करवानी पड़े, तो आज की वीडियो में मैं स्पेशल आपके लिए एक हॉस्पिटल लेके आया हूं जिसका नाम है यदार्थ हॉस्पिटल। यदार्थ हॉस्पिटल जो कि आगरा के अंदर पड़ता है, यूपी की रजिस्ट्रेशन के साथ आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है और हर एक चीज़ वहाँ की बहुत अच्छी है। आपको मैं A to Z सारी चीज़ें बताऊंगा। वहाँ पे मेरे 1-2 स्टूडेंट लगे हैं और उन्होंने कैसे इंटरव्यू क्लियर करी, क्या क्या क्वेश्चन उनको पूछे, वहाँ का सैलरी कितनी मिलती है, बर्डन कैसा है, नर्स पेशेंट रेशो क्या है, हर एक चीज़ मैं कवर करूँगा। तो वीडियो के साथ शुरू से एंड तक जरूर बने रहना ताकि जो आपको इस हॉस्पिटल में जाने से पहले हर एक चीज़ पता चल जाए। तो सबसे पहले लोकेशन मैंने आपको बताई दी कि आगरा के अंदर पड़ता है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आपका टेस्ट होगा, डायरेक्ट HR में आपको विजिट करना है, टेस्ट देना है, उसके बाद आपकी इंटरव्यू होनी है। अगर आपकी वो इंटरव्यू क्लियर हो जाती है तो उसके बाद आपकी जो ज्वाइनिंग है वो हो जाती है। यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें तो जुलाई 25 के बाद यहाँ पे वैकेंसी स्टार्ट होने वाली है, तो आप जल्दी से रेडी हो जाओ और रेडी होके यहाँ पे आप जा सकते हो और अपनी इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। तो अभी हम सबसे मेन पॉइंट की बात करते हैं, वो है सैलरी। तो सैलरी आपको क्या मिलेगी अगर आप वहाँ पे जाते हो? तो देखो, फ्रेशर को जो सैलरी वो 18 से 20 के बीच में मिलती है, 18 तक मान के चलो। और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छी मिल जाएगी। मैंने जो अपने स्टूडेंट को लगवाया था उसको 1 ईयर एक्सपीरियंस था और उसकी जो सैलरी लगी है 24,000 लगी है। तो 24,000 सैलरी इनफ है मेरे हिसाब से आगरा जैसी सिटी में, क्योंकि दिल्ली से काफ़ी दूर पड़ जाता है और वहाँ पे भी अच्छी सैलरी मिल रही है। और अगर वही आप चंडीगढ़ वाली साइड पे जाओगे तब जाके इतनी सैलरी मिलेगी। और अगर पंजाब में कोई ऐसी जगह जैसे लुधियाना है, जलंधर है, अमृतसर है, तो वहाँ पे तो बिल्कुल सैलरी का मतलब लेवल जो है बहुत ही कम है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि सैलरी डिसेंट है अगर 24,000 आपको मिल जाती है। तो उसके बाद हम ड्यूटी आवर्स की बात करते हैं कि ड्यूटी आवर्स कितना होता है। ड्यूटी आवर्स भी यहाँ पे बहुत ही मतलब अच्छा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बिजी है यहाँ पे। तो ड्यूटी आवर्स ऐसा है कि अगर आप मॉर्निंग में चाहते हो तो आप 7 घंटे की ड्यूटी मान के चलो, 6.5 घंटे के अंदर अंदर आप फ्री हो जाते हो। और इवनिंग ड्यूटी अगर है तो वो आपकी 7 घंटे की होती है, क्योंकि डेली क्लास भी लगती है। तो 1 से लेकर 8 बजे तक ड्यूटी रहती है, तो उससे ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे मैक्स वगैरह हॉस्पिटल में मॉर्निंग ड्यूटी आपकी 3, 3:30, 4 बजे तक खिंच जाती है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपकी जो ड्यूटी है बिल्कुल ऐसा है कि एग्जैक्ट टाइम है और उतने ही टाइम के अंदर अंदर सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद नाइट ड्यूटी की बात करें तो नाइट ड्यूटी 8 to 8 वही 12 घंटे की होती है। उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि दिन में आपको क्लास लगा के जानी है, डायरेक्ट आप हैंड ओवर दो और निकलो वहाँ से, है ना। तो अभी हम बात करते हैं क्लासेस की। तो क्लासेस भी देखो डेली यहाँ पे रहती है और 1 से 2 के बीच में क्लासेस रहती है डेली। तो कभी 1-2 दिन स्किप हो सकता है, नहीं तो ऑलमोस्ट डेली इनकी क्लासेस लगती है। और उसके बाद एक्स्ट्रा ड्यूटीज की बात करते हैं कि कितना आपको एक्स्ट्रा आवर मिलते हैं या कितना आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप जाना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा आवर्स मिलेंगे। नॉर्मल नर्सेज को 206 से 208 घंटे ड्यूटी करनी होती है पूरे मंथ में। तो यहाँ पे जो स्टाफ है, जैसे कि मैंने पूछा था, तो उनके 250-260 घंटे तक चले जाते हैं। और ऊपर के जितने भी आवर्स है तो उसके हिसाब से आपको जो पैसे है वो मिलते रहते हैं। तो ये भी मेरे हिसाब से एक अच्छा है, क्योंकि आपको खाना मिल जाता है डबल ड्यूटी का, प्लस आपको पैसा मिल जाता है। तो यही मेन चाहिए होता है। तो ज़्यादातर स्टाफ ऐसा ही करता है, डबल ड्यूटी करके अच्छी सैलरी बना लेते हैं। जिसकी 20-22 हज़ार सैलरी है वो अपनी 30 तक भी चला जाता है ना। तो वो आपके ऊपर है कि आप कितने एक्स्ट्रा आवर्स कर सकते हो या कितनी डबल शिफ्ट कर सकते हो। बाकी ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। यहाँ पे जाने के लिए आपको इंटरव्यू क्लियर करनी है। इंटरव्यू क्लियर करने के लिए अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं विदिन 7 डेज रेडी कर दूंगा और यहाँ के लिए मैं उससे भी पहले आपको रेडी कर सकता हूँ। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छी सैलरी देगा और आपको मैं विदिन 7 डेज रेडी करके यहाँ पे लगवा दूंगा। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी कि आपको क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्वेश्चन पेपर आएगा। हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड हो जाएगी, हर एक चीज़ आपको जाने से पहले मिल जाएगी। और आपको रेफरेंस भी देके भेजूंगा ताकि जो आपकी जो ज्वाइनिंग वो 110% कंफर्म हो सके। बाकी आगरा की और भी हॉस्पिटल है, जैसे पुष्पांजलि हो गया, इस हॉस्पिटल में भी मेरी रेफरेंस है। अगर वहाँ पे भी आप जाना चाहते हो तो वहाँ के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो, या फिर अगर मेरे थ्रू जाना चाहते हो तो मैं तो आपकी ज्वाइनिंग 110% करवा ही दूंगा। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलती है। फैसिलिटीज़ में यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता दिया कि डबल ड्यूटी का खाना वाना मिल जाता है। उसके बाद जितना भी मतलब आपने एक्स्ट्रा शिफ्ट करी है, एक्स्ट्रा घंटे करे, उसके आपके पूरे पैसे मिल जाते हैं। और PF यहाँ पे आपकी मर्जी है, अगर आपको कटवाना है तो कटवाओ, नहीं कटवाना है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मेरे स्टूडेंट ने नहीं कटवाया तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपकी मर्जी है, ठीक है। और इसके साथ ग्रेजुएटी यहाँ पे जरूर कटती है, वो सबकी हर जगह पे कटती है, ठीक है। 600-700 ग्रेजुएटी होती है, 800 तक हो सकती है। और ESI जो है वो 600 के आसपास है। तो ये सारा है चीज़ें जो आपको कटा के सैलरी मिलेगी, तो वो आप देख लेना, ठीक है। बर्डन वाइज मैं आपको ऐसा बोलूँगा कि मतलब बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने जो बात करी जनरल वार्ड की, अगर मैं रेशियो की बात करूँ, हर दिल्ली के अंदर
जनरल वार्ड की रेशो जो है 1:8 या 1:10 तक भी जाती है, लेकिन वहाँ पे 1:6 तक जाती है जनरल वार्ड की, ठीक है। हद कभी 7 हो जाएगी, नहीं तो ज्यादातर 6 तक ही रहती है। उसके बाद अगर हम प्राइवेट वार्ड की बात करें तो 1:3, 1:4 तक रहती है, और वही आईसीयू की बात करें तो 1:1 और 1:2 तक रहती है। तो अभी हम बात करते हैं क्वेश्चंस की कि कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे स्टूडेंट को पूछे गए, क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एचआर की। एचआर में जो राउंड होता है ना, उसमें देखो 3-4 चीजें हैं जो मोस्टली वो पूछते हैं। सबसे पहली होती है आपकी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपको हमेशा ये सारी चीजें आपकी बतानी है कि आप कौन हो, कहाँ से हो, उसके बाद आपने पढ़ाई क्या करी थी, पढ़ाई करने के बाद आपको एक्सपीरियंस कितना है, या फिर आपने इंटर्नशिप कौन से डिपार्टमेंट में करी और आप क्या क्या काम कर लेते हो। ये सारी चीजें आपको अपनी इंट्रोडक्शन में एड ऑन करनी है, और कोशिश करो इंग्लिश में बोलो। दूसरी चीजें वो आपसे पूछ सकते हैं कि पुराना हॉस्पिटल क्यों आप लीव कर रहे हो और यहाँ पे क्यों आना चाहते हो। अगर तो आप दिल्ली वाली साइड या ऐसे कोई बड़े हॉस्पिटल को छोड़ के वहाँ पे जा रहे हो तो 110% वो पूछेंगे कि क्यों आ रहे हो यहाँ पे कोई बड़ा या अच्छा हॉस्पिटल छोड़ने के बाद, ठीक है। तो वो आप रेडी करके रखना। उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी पूछेंगे। एक्सपेक्टेड सैलरी हमेशा आप कम से कम 10,000 बढ़ा के बोलना जितनी आपको चाहिए। जैसे अगर मान लो मेरी 45 सैलरी है, तो मेरा दिमाग में है कि मुझे 55 के आसपास मिलेगी तो मैं करूंगा, तो मैं उनको बोलूंगा मुझे 60 to 65 चाहिए। अगर मैं और 10,000 बढ़ा के बोलूंगा तो वो खींच के कम करके मुझे 55 तक लेके आएंगे, तो ही आपको अपनी डिजायर्ड सैलरी मिल पाएगी। अगर आप पहले ही जितनी आपको चाहिए उतनी बोलोगे तो उससे भी 5-6-7 वो नीचे आ जाएंगे, तो आपका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपको वो रोटेशनल शिफ्ट के बारे में पूछ सकते हैं कि आप ड्यूटीज कर सकते हो। तो कभी ऐसा नहीं बोलना है कि मैं कर सकता हूँ लेकिन बीच में ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, ऐसे कुछ नहीं है ना। तो वहाँ पे ज्वाइनिंग करनी है तो उस टाइम पे आपको हर एक चीज़ में हाँ करते रहना है कि हाँ मैम कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो रोटेशनल शिफ्ट तो ऑब्वियसली नर्सेस ने करनी ही है। अगर आप टीएल या सुपरवाइजर पे जा रहे हो तो मे बी आपको रोटेशनल शिफ्ट ना करनी पड़े। तो अभी हम बात करते हैं वो क्वेश्चंस की जो एनएस के द्वारा आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नर्सिंग के रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो कोड्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इंट्रोडक्शन तो इसमें भी आप मान के चलोगे, इंट्रोडक्शन तो इसमें भी होगी। उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन से कोड अनाउंस होते हैं, वो चीजें, वो कोड्स आपको सारे पढ़ के जाने हैं। 3-4 याद कर लेना या 5 याद करके रखो, जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं। अच्छे का जो भी मतलब आपको ईजी लग रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि मैं अच्छे से याद कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको एबीजी के बेसिक्स पूछ सकते हैं। एबीजी के अंदर बेसिक्स क्या है कि आप कहाँ से लेते हो, कौन सी आर्टरी से लेते हो, एबीजी करते क्यों हो, क्या रीजन है एबीजी करने का, ठीक है। और उसके बाद उसकी नॉर्मल वैल्यूज पीएच, पीसीओ2 और HCO3 की नॉर्मल वैल्यूज क्या होती है, वो सारी आपको उनको बतानी है। तो उसके बाद है हाइपो या फिर हाइपर टेंशन का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो जब भी पेशेंट आता है तो कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट का बीपी या तो बहुत बड़ा होता है या बहुत कम होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है वो पूछ सकते हैं। और हाइपर का अगर हम ग्लाइसीमिया की बात करें तो शुगर ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या करते हो, कम हो जाए तो क्या करते हो, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद वो बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन कैसे करते हैं, क्या क्या किस में डालते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जीसीएस के बारे में, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट जो आप करते हो, क्या क्या चीज़ें चेक करते हो उसके बारे में। उसके बाद ABCD के बारे में भी कई बार इसे पूछ सकते हैं, तो वो भी आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन कैसे कैसे पेशेंट को दे सकते हो। कोई शॉर्ट टर्म ऑफ ब्रेथ वाला पेशेंट आपके पास आया और उसको ऑक्सीजन देने की जरूरत है, तो किससे कैसे दे सकते हो, मतलब कौन से डिवाइस है जो आप यूज करते हो ऑक्सीजन के लिए। जैसे आप उनको बोलते हो कि नेजल प्रोंग लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, तो वो आपसे पूछ सकते हैं अगर अच्छा इससे ना मेंटेन हुआ तो क्या करोगे, नेक्स्ट क्या चीज़ करोगे, नेक्स्ट क्या करोगे। तो वो आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हम स्टेप वाइज क्या क्या करते हैं। जैसे पहले नेजल प्रोंग पे गए, फिर ऑक्सीजन मास्क पे गए, फिर हाई फ्लो मास्क पे गए, उसके बाद आप बाईपैप पे गए, फिर NIV स्पोर्ट पे गए, या फिर लास्ट पे वेंटिलेटर पे गए। तो ये सारी चीजें आप ऐड ऑन करके उनको बता सकते हो। तो उसके बाद मेडिकल एब्रीविएशंस भी आपसे पूछ सकते हैं। एब्रीविएशंस में क्या क्या आता है, बीपी बढ़ गया क्या बोलते हैं, बीपी कम हो जाए क्या बोलते हैं, हार्ट रेट अगर बढ़े उसको क्या बोलोगे, कम हो जाए उसको क्या बोलोगे, रेस्पिरेशन कभी कम या ज्यादा हो जाए तो क्या बोलोगे, है ना। उसके बाद अगर शुगर बढ़ जाए या कम हो जाए उसको क्या बोलोगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कैनुला के रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो कैनुला के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, जो कि मैं अपने कोर्स में ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस करते ही रहता हूँ। कैनुला के लिए जितने भी क्वेश्चंस है ना, और या फिर पहले मैंने जितने भी क्वेश्चन ऐड ऑन करे और आगे भी जो भी आते हैं, हर एक क्वेश्चन मेरे कोर्स के दौरान जो आप पढ़ोगे वही आएगा, है ना। अगर आपको अपने से तैयारी करनी है तो यूट्यूब की 100 से ज़्यादा वीडियोस मैंने डाल रखी है, वो सारी वीडियोस देख के नोट्स बना के तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको मॉक टेस्ट भी चाहिए, को रेफरेंस भी चाहिए और आपको लाइव सेशन भी चाहिए, तो फिर आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मेरे कोर्स के दौरान आपको रिटर्न पेपर भी मिल जाएंगे और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो तो मिलेगी। और मैं विदिन 7 डेज आपको रेडी करूंगा, और जब मैंने आपको रेडी कर दिया तो हो ही नहीं सकता आप कोई भी हॉस्पिटल में फेल हो जाओ। अभी तक मैंने 1600 से भी ज़्यादा स्टाफ को रेडी कर दिया और सारे ही स्टाफ को मैंने हॉस्पिटल में लगा दिया, तो मेरे लिए ये बहुत ईजी है। तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। नीचे व्हाट्सएप का नंबर आपको दिखेगा, वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज करो कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है। कोर्स की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। दिल्ली या फिर दिल्ली से बाहर किसी भी हॉस्पिटल में आपको ज्वाइन करना हो तो मैं आपको चुटकियों में करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो कैनुला के रिगार्डिंग आपको पूछ सकते हैं कि कौन सी वेन में आप कैनुला इंसर्ट करते हो, या फिर आपको पूछ सकते हैं कि कलर कोडिंग उसकी क्या क्या है, या फिर आपको पूछ सकते हैं ब्लड अगर देना तो कौन सा कैनुला लगाओगे, अगर किसी पेशेंट को हाइपोवॉलेमिक शॉक के साथ आता है तो कौन सा कैनुला लगाओगे। तो ये चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको रेडी करके जानी है। उसके बाद मेडिसिन के बारे में, हाई रिस्क मेडिसिन की कोई भी 5 एग्जाम्पल याद करना, 10 ही करना, खैर 5 आपको जो याद रहे, इमरजेंसी 5 और एंटीबायोटिक्स 5, ये सारी ड्रग्स जो है वो आपको याद करके जानी है। उसके बाद शॉक के बारे में पूछा था कि कौन कौन से शॉक के बारे में आपने सुना हुआ है, सेप्टिक शॉक, हाइपोवॉलेमिक शॉक, एनाफिलैक्टिक शॉक, ठीक है। और जो भी आपको याद आ रहे हैं वो सारे शॉक, चाहे न्यूरोजेनिक, कार्डियोजेनिक, जो भी आपको याद आ रहा है वो सारे शॉक आप उनको बता सकते हो, क्योंकि शॉक्स के बारे में भी वो आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो उन्होंने पूछे थे मैंने वो सारे नोट डाउन करके रखे थे, तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। बाकी फिर भी कुछ डाउट हो या कुछ भी पूछना है हॉस्पिटल के बारे में, या फिर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, तो वो आप बता सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर आपको नीचे दिख जाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मेरी मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल के ऊपर है, तो वो वीडियो भी जरूर देखना, वीडियो स्किप ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, क्योंकि मैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स की वीडियोस डालता रहता हूँ। तो हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।